हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे, चैप्टर की शुरुआत होती डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के पहले हम बात करते हैं रेडिएशन की, क्योंकि हमें रेडिएशन के ही डुअल नेचर के बारे में बात करना है। तो रेडिएशन का मतलब क्या होता है? एक एनर्जी का सिग्नल जो आपके पास आ रहा है उसको बोलते हैं रेडिएशन। एनर्जी का सिग्नल जो रेडिएट होकर के आ रहा है। रेडिएशन क्या होता है? एनर्जी के ट्रेवल का वो तरीका जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी के ट्रेवलिंग के उस तरीके को बोलते हैं रेडिएशन। 11th क्लास में मैंने बताया था कि हीट 3 तरीके से ट्रांसफर होती है, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। याद आया बच्चों? हीट ट्रांसफर होने के 3 तरीके की नहीं याद है? बताओ मुझे। यस सर। हाँ, तो हीट ट्रांसफर होने के 3 तरीके होते हैं, यस कंडक्शन, सर। कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहां पर हम रेडिएशन के नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं कि भैया ये रेडिएशन होता कैसा है। ओके, तो रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, एग्जैक्टली देखा जाए तो रेडिएशन का डुअल नेचर मतलब रेडिएशन जो होता है वो दो नेचर में पाया जाता है। रेडिएशन है क्या? रेडिएशन एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रेवल करती है। रेडिएशन एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रेवल करती है। एग्जाम्पल, सन से निकलने वाली रेज, सन से 3 रेज निकलती हैं, ये सन है, सन से 3 रेज नहीं बोलूंगा, रेडिएशन बोलूंगा। सन से निकलने वाले 3 रेडिएशन होते हैं, एक इंफ्रारेड, एक है विजिबल और एक है अल्ट्रावायलेट। सन से 3 प्रकार के रेडिएशन निकला करते हैं, मतलब 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी के 3 रेडिएशन निकलते हैं, एक इंफ्रारेड रेडिएशन, एक विजिबल रेडिएशन और एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है ना? अब बहुत शुरुआत से ही बच्चों नेचर ऑफ रेडिएशन की बात की जाने लगी थी कि नेचर ऑफ रेडिएशन क्या है। तो नेचर ऑफ रेडिएशन में सबसे पहले किसने आग लगाई थी? न्यूटन ने। याद आया आप लोग को बच्चों? न्यूटन की थ्योरी कौन सी थी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने आ करके क्या कह दिया था कि भाई जो एक्चुअली न्यूटन के पहले जो है क्रिश्चियन हाइगन्स आए हुए थे। ओके, और हाइगन्स के बाद न्यूटन आते हैं। तो क्रिश्चियन हाइगन्स ने आकर के कहा था कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन का नेचर क्या है बच्चों? वेव नेचर है। कुछ याद आया? मैंने वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़ाई है। यस सर, याद है। यस सर। तो क्रिश्चियन हाइगन्स ने बोला कि भाई वेव नेचर है, ये बोला हाइगन्स ने आकर के। बट हाइगन्स की एक भी बात ना चली, क्योंकि उस समय के दादा न्यूटन थे। तो न्यूटन ने कह दिया ना 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 भाई, ये पार्टिकल नेचर है। और उसने कहा कि लाइट का जो भी रेडिएशन, लाइट का, क्योंकि उस समय तक लाइट ही पता थी कि भैया लाइट के ही रेडिएशन हुआ करते हैं। उसने कहा जो भी लाइट के रेडिएशन होते हैं वो रेडिएशन छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के बना होते हैं, वो पार्टिकल आया करते हैं। ठीक है, ये उन्होंने कह दिया। और इसके बेसिस में उन्होंने कुछ लॉज प्रूफ करे। कौन कौन से लॉज थे? रिफ्लेक्शन प्रूफ करा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी। रिफ्रैक्शन प्रूफ करा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करा और चुनौती दे दी हाइगन्स को कि भैया हाइगन, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वेव थ्योरी सही है तो वेव थ्योरी के आधार पे रिफ्लेक्शन प्रूफ करो और वेव थ्योरी के आधार पे रिफ्रैक्शन प्रूफ करो, दो इवेंट प्रूफ करो। और हाइगन्स ने प्रूफ भी करके दिखाई दोनों इवेंट, मगर न्यूटन ज्यादा फेमस थे। समय बीतता गया और फिर इसके बाद आते हैं हाइगन्स के सपोर्ट में, उनके निपट जाने के बाद, जिनका नाम था थॉमस यंग। थॉमस यंग ने किया इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। यस, क्योंकि इंटरफेरेंस केवल वेव से ही दे सकती है, कोई पार्टिकल इंटरफेरेंस नहीं दे सकता है। ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंटरफेरेंस। और तो और इसके बाद डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ, डिफ्रैक्शन भी केवल वेव देती है। ठीक है ना? और डिफ्रैक्शन हुआ और फिर क्या हुआ? पोलराइजेशन, जो कि सिलेबस से हट गया इस साल,
तो हमने इस पर बात नहीं करी। हमने बात कर चुके हैं इंटरफेरेंस पे, हमने बात कर चुके हैं डिफ्रैक्शन पे। तो यहाँ पर थॉमस यंग ने कौन सी थ्योरी दे डाली कि लाइट जो है वेव है, और लाइट एज ए वेव इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, लाइट एज ए वेव इस्टेब्लिश हो गई। अब समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। फिर कौन आते हैं? फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था लेनार्ड। क्या नाम था बच्चों? लेनार्ड। लेनार्ड आते हैं, और लेनार्ड जो होते हैं वैक्यूम ट्यूब में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैक्यूम ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, और यहां पर आकर के कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट होता है, और सारे साइंटिस्ट होते हैं जिसमें आइंस्टाइन भी होते हैं। तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि अगर कोई फोटोन, अगर कोई रेडिएशन, लाइट रेडिएशन आता है और उसे एक मेटल के ऊपर गिराया जाता है, मेटल के अंदर क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर उसे रेडिएशन को फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिराया जाए तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। यहां से वो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो अब सवाल उठता है, बाहर निकालने के लिए जोरदार किक तो मारना पड़ेगा, जोरदार प्रहार तो करना पड़ेगा, और बिना मास के प्रहार हो नहीं सकता है। वेव के पास जो है मास तो होता नहीं है, मतलब पक्का यहां से कोई ना कोई पार्टिकल आ रहा है जो जिसने अपना मोमेंटम मतलब मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी किसी सामने वाले को दिया है। तो यहां से आइंस्टाइन ने बिल्कुल इस बात को सही कहा कि लाइट के अंदर जो होते हैं पार्टिकल हुआ करते हैं। समझ गए ना? लाइट के अंदर इन पार्टिकल को मैक्स प्लांक ने नाम दिया फोटोन का। ये सारे मिलकर के काम कर रहे थे, तो प्लांक भी कूद पड़े इस समस्या में, और लाइट के अंदर के पार्टिकल को नाम क्या दिया गया बेटा? एनर्जी के पार्टिकल को, लाइट के पार्टिकल को नाम दिया गया फोटोन। समझ में आ रहा बच्चा लोग? सुनाई दे रही मेरी सारी बातें? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लाइट के सारे पार्टिकल जो हैं ये फोटोन होते हैं। फोटोन आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, तुलना तो नहीं कर सकते हैं कि फोटोन मतलब इमेजिन तो नहीं कर सकते हैं फोटोन, बट मैं आपको थोड़ी सी इमेजिन करके बता देता हूँ। आपने अगर फेयर एंड लवली का या फेयर एंड हैंडसम का एडवर्टाइज देखा है तो वो लोग देखे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, वो स्किन रख देते हैं धूप के सामने और दिखाते हैं कि सन से निकलने वाली स्किन में छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं बड़े तेज रफ्तार से, और वो आकर के स्किन पे हमला कर देते हैं और स्किन को काला कर देते हैं। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा ये एडवर्टाइज? नहीं आई मेरी क्या आवाज अब तक? Yes, sir. देखा है। फेस क्रीम के एडवर्टाइज में सन से ही तो भाई उनको परेशानी होती है, तो सब में देखा होगा लाइट पड़ती स्किन में और वो बताते हैं कि सूर्य की किरणें आपकी स्किन को रफ कर देती हैं, काला कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, शेल्स मार देती हैं। तो वो शेल मारने वाले जो पार्टिकल, हाँ वो शेल मारने वाले एनर्जी के जो पार्टिकल है वो क्या है? एक तरीके से फोटोन मान लो। समझ में आया? तो मतलब लाइट के दो नेचर स्टैब्लिश हो गए बच्चों। लाइट का एक हुआ वेव नेचर स्टैब्लिश हो गया, और दूसरा लाइट का नेचर हुआ कौन सा? पार्टिकल नेचर। जी हाँ, लाइट का पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन सी फिनोमिनन आई? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और खास तौर से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। मगर पार्टिकल नेचर के फेवर में कुछ फिनोमिनन आई, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक ये फिनोमिनन आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी फिनोमिनन पार्टिकल नेचर के फेवर में जो आई उसका नाम था कॉम्पटन इफेक्ट बच्चों, आपके सिलेबस में नहीं है,
और एक और फिनोमिनन आती है जो लास्ट ईयर अपन पढ़ के आए हैं, ब्लैक बॉडी एमिशन। ब्लैक बॉडी एमिशन, ये फिनोमिनन आई। बोलो भाई एरिना, आपसे जवाब चाहूंगा, समझ में आया ये सब कुछ की नहीं आया? यस सर आया। चलिए तो अब चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। ये तो पूरी आउटलाइन थी, एक प्रस्तावना था, एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि होता क्या है। तो लाइट के दो नेचर स्टैब्लिश हो गए। अब भैया पहला नेचर तो हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं, अब हमें इस चैप्टर में लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ना है, मतलब लाइट को एज ए पार्टिकल डील करेंगे। लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, मतलब लाइट को एज ए पार्टिकल, एज ए क्वांटम, पार्टिकल को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। पार्टिकल को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्वांटा मीन्स पार्टिकल। तो लाइट को एज ए क्वांटा पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये देखेंगे कि क्या कोई रिश्तेदारी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में है। भाई वेव नेचर की बात करता हूं तो मुझे क्या याद आता है, लैम्डा। पार्टिकल नेचर की बात करता हूं तो मुझे क्या याद आता है, मोमेंटम, E इक्वल टू mv। क्या कोई रिश्तेदारी लैम्डा और मोमेंटम के बीच में है? अगर वो रिश्तेदारी कोई है जो वेव नेचर को पार्टिकल नेचर के साथ कनेक्ट रखती है, तो उस रिश्तेदारी की भी हम बात करेंगे कि वो रिलेशनशिप क्या है कि जो वेव नेचर को पार्टिकल नेचर के साथ कनेक्ट करती है। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप शीट यहीं पर अभी देखें आराम से। चलिए अब पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, क्वेश्चंस अपन लास्ट में करेंगे, वो मैंने इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टॉपिक में फोटोन की, कि भाई फोटोन क्या होता है, कि फोटोन क्या हुआ करता है, इस चीज को देखते हैं। देखिए जी फोटोन क्या है, ये मान लो बच्चों सन है, ये सन है, सन से रेस चल रही है, सन से रेस चल रही है, रेज मैंने कहा, सन से रेडिएशन आ रहा है। तो एक तो था कि सन से निकलने वाले रेडिएशन को क्या माना गया, वेव माना गया, कि ये वेव इस तरीके से ट्रांसफर होकर आ रही होगी। और सन से जो निकलने वाली वेव है वो कौन सी वेव है बच्चों, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये किसी पार्टिकल से नहीं बनी है, ये किसी पार्टिकल से नहीं बनी है। जैसे कैथोड रेज पार्टिकल से बनी होती हैं, एनोड रेज पार्टिकल से बनी होती हैं, कैनाल रेज पार्टिकल से बनी होती हैं, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल से नहीं बनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअल वाइब्रेशन से बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअल वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो एक तो तरीका ये माना गया कि ये यहां से यहां तक आने वाली क्या है, ये वेव्स है। दूसरा ये माना गया कि ये वेव्स जो हैं ये पार्टिकल कैरी करती हैं। एक्चुअली यहां से इसमें हाई एनर्जी पार्टिकल हुआ करते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं। अगर लाइट की स्पीड c है तो डेफिनेटली ये पार्टिकल की स्पीड भी कितनी होगी, c, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये इन पार्टिकल की स्पीड है, ठीक है, इन पार्टिकल की स्पीड है। और इन पार्टिकल की एनर्जी किस फॉर्मूले से दोगे बच्चों, E इक्वल्स टू एच न्यू, ये इन पार्टिकल की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। बच्चों कॉपी में लिखते जाना मेरे साथ ही बातें, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब आप कह रहे होगे सर क्या जितने फोटोन आते होंगे क्या सबकी सेम फ्रीक्वेंसी होती होगी? बिल्कुल नहीं बेटा, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अगर आप फोटोन को पार्टिकल मान रहे हो, मतलब यहां से पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो बेटा सन से जो एनर्जी निकलती है वो किसके कारण निकलती है, ब्लास्ट के कारण। और अलग अलग इंटेंसिटी का धमाका होगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का फोटोन आएगा। मतलब हो सकता है आगे वाला फोटोन ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हो, पीछे वाला फोटोन कम फ्रीक्वेंसी का हो। तो अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन आएगा तो ज्यादा एनर्जी लेकर के आएगा, और अगर एक
कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन आएगा तो कम एनर्जी लेकर के आएगा। बोलो एरिना, हाँ या ना? मतलब फोटोन अलग अलग एनर्जी के आ सकते हैं, यस और नो? हाँ सर। तो कभी ज्यादा एनर्जी के फोटोन भी आ सकते हैं, कभी कम एनर्जी के फोटोन भी आ सकते हैं। एनर्जी कैसे निकलेगी? एनर्जी का फॉर्मूला है ई, फोटोन की एनर्जी बेटा E इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पे H क्या होता है? H होता है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर कूलम, कुछ करके यूनिट भूल गई है मुझे, तो इसका ये निकाल लो यूनिट, क्या बड़ी बात है भाई, लो निकाल लेता हूँ। H इक्वल्स टू E अपॉन न्यू, न्यू मतलब E आएगा क्या? E आएगा अपने पास जूल, और ये क्या आता है? सेकेंड इनवर्स, तो पलट करके जाएगा तो जूल सेकेंड। लियो आ गई यूनिट भाई, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये है प्लैंक कांस्टेंट। तो एक बात तो ये समझ में आ रही कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितना जोरदार फ्रीक्वेंसी का फोटोन आएगा उतनी जोरदार उसकी एनर्जी होगी। तो सन जो होता है रेडिएशन के फॉर्म में, ये माना गया कि लगातार फोटोन छोड़ता रहता है, फोटोन ही फोटोन हर तरफ, इसमें इसके लाइट सिग्नल्स में बैठ करके फोटोन लगातार आते रहते हैं, कंटिन्यूअसली फोटोन की बमबारी होती है। हाँ, कभी फोटोन तेज फ्रीक्वेंसी का आता है, कभी कम फ्रीक्वेंसी का आएगा। अगर तेज फ्रीक्वेंसी का फोटोन होगा तो ज्यादा एनर्जी लेके आएगा, कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन होगा तो कम एनर्जी लेकर के आएगा। तो चलिए बात करते हैं फोटोन की। फोटोन क्या होते हैं? कि यस, व्हाट इज फोटोन? ए पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन जो हुआ करते हैं वो पैकेट होते हैं या एनर्जी के बंडल हुआ करते हैं, केवल क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि फोटोन का खुद का कोई मास नहीं होता है, फोटोन केवल एनर्जी के बंडल हुआ करते हैं, फोटोन केवल एनर्जी के बंडल होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर एनर्जी का बंडल है तो हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा क्या? नो, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पार्टिकल नहीं है बेटा, वो एनर्जी का बंडल है, केवल फॉर्म ऑफ एनर्जी में आ रहा है। ओके, तो इसके लिए जो E का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लगेगा, इसके लिए जो E का फॉर्मूला लगता है बच्चों वो एच न्यू लगता है, क्योंकि वेव के भीतर का पार्टिकल है ये। E इक्वल्स टू एच न्यू, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लगेगा इसके लिए क्या लगेगा? एच न्यू। चलो ये हो गया। सो यस, एनर्जी ऑफ द फोटोन इक्वल टू E इक्वल टू एच न्यू। इसके बाद फॉर्मूला देखो भाई, क्लास 11th का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सी बाई लैम्डा। तो देखो E इक्वल्स टू कितना हो गया? एच सी बाई लैम्डा। नोट करो, E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये हो गई फोटोन की एनर्जी। डन? बोलो एक बार डन। डन सर। ओके ओके, तो बच्चों लोग ये हो गई फोटोन की एनर्जी। अब आइए फोटोन की बात कर लेते हैं। वेयर H इज द प्लैंक कांस्टेंट पता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन और फोटोन, बिल्कुल सही बात है, चाहे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बोल दो या फोटोन की फ्रीक्वेंसी बोल दो, एक ही बात है। C is the speed of light, electromagnetic wave, and lambda is the wavelength. अब प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन पढ़ते हैं बच्चों। नंबर 1, फोटोन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ लाइट। मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चों फोटोन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता है, मतलब इट हैज जीरो रेस्ट मास एंड दैट मींस इट कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, मतलब ये रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, रेस्ट में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर तब तक ही एग्जिस्ट करेगा जब तक ये स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा है। जैसे ही आकर के ये किसी मेटल से टकराएगा और फोटोन की स्पीड जीरो होगी तो तत्काल फोटोन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि रेस्ट फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट। लिख लो कॉपी में, रेस्ट फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट। रेस्ट में कभी फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो तभी करता है जब तक वो सिग्नल फॉर्म में आता है स्पीड ऑफ लाइट से, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की फॉर्म से आता है, तभी तक वो एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे, द काइनेटिक मास ऑफ द फोटोन। हाँ देखो भैया, काइनेटिक मास ऑफ द फोटोन, काइनेटिक मास ऑफ द फोटोन ये कैसे निकाला गया? देखिए काइनेटिक मास आप लोग जानते हैं कि E इक्वल्स टू होता है, चलिए देखिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला, बट इसमें E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर लगेगा, इसमें ये तो लगता ही नहीं है।
E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो मास इक्वल टू कितना हो गया बच्चा लोग, मास इक्वल टू हो गया एनर्जी अपॉन c का स्क्वायर। ओके, और अपन ने क्या पढ़ा है बच्चों, अपन ने पढ़ा है E इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। तो एच न्यू की जगह अभी अभी आप लोगों को मैंने सिखाया है c बाई लैम्डा, एक c से एक c कैंसिल। बच्चों जो फोटोन का मास होता है E इक्वल टू एच बाई लैम्डा सी, नोट करो। और ये तब तक है जब तक ये c स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा है, तब तक है इसका मास, नोट करिए। दिस इज डायनेमिक मास, लिखो काइनेटिक मास या डायनेमिक मास इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, h by lambda c, sorry, h upon c lambda, h upon c lambda. So this is the dynamic mass, h upon lambda. Clear मानसी? Yes, sir, clear. एक बात तो ये हो गई h by lambda c। अब बात करते हैं मोमेंटम की, कि मोमेंटम क्या होता है। तो आप लोग जानते हो बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला p इक्वल टू mv होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला। तो p इक्वल टू मास, मोमेंट मास है m इंटू v, v तो फोटोन किस वेलोसिटी से आ रहा है, c वेलोसिटी से, तो इसके लिए v का काम कौन करेगा, c करेगा। और अभी अभी आपने मास की वैल्यू निकलवाई है मुझसे ऊपर, कितना है h बाई सी लैम्डा। तो मास की जगह पुट कर दो बच्चों, मोमेंटम फोटोन का मास कितना होगा h बाई सी लैम्डा। तो c से c कैंसिल, आंसर p इक्वल टू h बाई लैम्डा। क्या है ये, मोमेंटम ऑफ फोटोन h बाई लैम्डा। लिखो p इक्वल टू h बाई लैम्डा। ठीक है ना, एक और रिलेशन बना लो यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। श्रुति क्लियर है कि नहीं है, बताओ एकदम अच्छे से। यस सर, क्लियर है। ओके, तो p इक्वल टू h बाई लैम्डा, ये मैंने डिराइव कर लिया। फोटोन ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, हाँ फोटोन रे में आता है बेटा, रे में। तो वेव जानते हो आप, वेव इस तरीके से चलती है, और वेव के प्रोपोगेशन की अल्टीमेट डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रे। तो फोटोन बच्चों स्ट्रेट लाइन में आया करता है, ये माना गया कि फोटोन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में, जैसा आपने फेयर एंड लवली के एडवर्टाइज में देखा है, सनी पार्टिकल जो होते हैं वो आया करते हैं फोटोन। यस, next, energy of photon depends upon frequency of the photon. So energy of the photon does not change when photons travel from one medium to another. Exactly. बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर लाइट कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ v1 है तो यहाँ v2 हो जाएगी, वेवलेंथ अगर लैम्डा 1 है तो यहाँ लैम्डा 2 हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का mu1 है तो mu2 हो जाएगा। मगर यदि इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f है तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, f रहेगी। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी को f बोल दो या न्यू बोल दो, न्यू बोल दो, इस चैप्टर में न्यू लेके चल रहे हैं। तो भैया जब मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो क्या फोटोन की फ्रीक्वेंसी बदलेगी मीडियम चेंज होने पे, नहीं बदलेगी। मतलब मीडियम चेंज होने पे भी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। क्लियर हुआ? तो ये लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ द फोटोन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, सो द एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर। चलिए Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो? फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बेटा, वो वाइब्रेशनल प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी कि उसका वाइब्रेशन ऐसा हो रहा, वो सोर्स प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी, सोर्स प्रॉपर्टी, सोर्स प्रॉपर्टी। चलो देखो, ये सन है, सन के भीतर ब्लास्ट हुआ, बोलो हाँ। कब हुआ सर? हाँ वाह, बहुत अच्छे, सन के अंदर ब्लास्ट कब हुआ? वही तो सर। अच्छा बेटा, सन के अंदर और क्या होता है बेटा, बताओ सन के अंदर और क्या होता है बेटा? वहां हीलियम गैस के भंडार हैं कि नहीं है? यस और सर। वहां पर फ्यूजन, फ्यूजन ही तो होता रहता, उसका ब्लास्ट ही तो चलता रहता 24 घंटे सन के भीतर। यस सर। हाँ, यस सर। तो सन के भीतर जो ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट से जो, मान लो ब्लास्ट से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, तो ब्लास्ट क्या सेम सेम टाइप के होते होंगे कि अलग अलग इंटेंसिटी के ब्लास्ट होते होंगे, बोलो? सेम पावर के सर ब्लास्ट होते सेम होंगे? कैसे होंगे यार सेम पावर के, यार अलग अलग पावर के ब्लास्ट नहीं होंगे, सर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट यस डिफरेंट सर। डिफरेंट डिफरेंट ब्लास्ट होंगे, ठीक है ना।
आप भी कोई आग जलाओगी तो हर दिन क्या बिल्कुल एक ही लेवल में आग जलेगी, क्या अलग अलग भी जल सकती है बताओ? सर अलग अलग भी जल अलग अलग, सकती है। बिल्कुल वही। और हो सकता है ये पार्ट अलग इंटेंसिटी से जले, ये पार्ट अलग से जले, ये पार्ट अलग से जले, ये पार्ट अलग से जले, तो हर पार्ट की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी कि नहीं होगी? सर होगी। तो जब वहां से फोटोन चलेगा तो एक अपनी फिक्स फ्रिक्वेंसी लेकर के आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। हाँ, तो इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू 1 है, अगले वाले की फ्रिक्वेंसी न्यू 2 है। तो ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है? फ्रिक्वेंसी कौन सा नेचर है? कैरेक्टरिस्टिक नेचर है जो कभी बदल नहीं सकता है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? यस सर। आपकी त्वचा बदल सकती है बट आपकी हड्डी नहीं बदल सकती है, क्योंकि वो अंदर है, वो कैरेक्टरिस्टिक है, इसी टाइप से कुछ। समझे? यस सर, हाँ हाँ, आपने बिल्कुल बायो वाला ही समझाया है। चलो बिल्कुल। चलिए, तो ये हो गया जी फोटोन। तो ये फोटोन का मीनिंग है। चलो एक बार एलिना जल्दी से पढ़ दो फोटोन पूरा। Photon, a packet or bundle of energy is called a photon. Energy of a photon is E is equal to h nu is equal to hc upon lambda, where h is the Planck's constant, nu is the frequency of radiation or photon, c is the speed of light, EM wave, or lambda is the wavelength. Properties of photons. A photon travels at a speed of light c in vacuum. It has zero rest mass, that is, the photon cannot exist at rest. The kinetic mass of a photon is m is equal to e by c square is equal to h by c lambda. The momentum of photon is p is equal to e by c or h by lambda. Photons travel in a straight line. Energy of a photon depends upon frequency of the photon. So the energy of the photon does not change when photon travels from one medium to another. यस, यहां तक कर लिया हमने। अब बच्चों लोगों, जो फोटोन है, जो लाइट है, हमारी लाइट रे कौन सी वेव है? ईएम वेव है। तो अब याद करके रख लीजिए, हमेशा मान करके चलिएगा कि जितने ईएम वेव है, ईएम वेव के अंदर एनर्जी पार्टिकल होते हैं, उन एनर्जी पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं। और जिस फ्रिक्वेंसी की ईएम वेव आ रही है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की ईएम वेव आ रही है मान लीजिए, तो इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की ईएम वेव में एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के फोटोन आएंगे। जो वेव की फ्रिक्वेंसी होगी वही फोटोन की फ्रिक्वेंसी होगी, और उन फोटोन की जो एनर्जी होगी E इक्वल्स टू एच न्यू से दी जाएगी। ठीक है ना? अब हमने जो ईएम वेव्स कौन कौन सी पढ़ी है बेटा, तो मैं फ्रिक्वेंसी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी, सबसे पहले ईएम वेव बता रहा हूं। सबसे पहले आती थी बच्चों, सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाली ईएम वेव रेडियो वेव। उससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली वेव कौन सी थी? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद अगली फ्रिक्वेंसी कौन थी बच्चों? इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स के बाद अगली फ्रिक्वेंसी कौन थी बच्चों? विजिबल वेव्स, विजिबल रेडिएशन बोल दो। देन उसके बाद कौन सी थी बच्चों? अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट वेव्स के बाद कौन सी फ्रिक्वेंसी आती थी? एक्स रेज की। और एक्स रे के बाद बच्चों गामा रे। हाँ, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती थी, मतलब इसके फोटोन सबसे आलसी, मध्य, एकदम बेचारे टाइप के फोटोन। और इसके फोटोन बेहद खतरनाक, बेहद हमलेवार, समझ गए ना, जो बहुत नुकसान करा सकते हैं, क्योंकि इसके फोटोन, इसकी फ्रिक्वेंसी गीगा हर्ट्ज में होती थी, कई हर्ट्ज में, बहुत सारे हर्ट्ज में इसकी फ्रिक्वेंसी होती थी, तो ये बहुत नुकसान करा सकता था। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन होते हैं इसके, इसलिए इसकी एनर्जी, गामा रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा आया करती है, क्योंकि इसके फोटॉन्स जो होते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हुआ करती है। तो ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम, जो रेडियो, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बोलते थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भीतर ये रेडिएशंस आते थे, और इन रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग सबके अपने अपने अलग अलग फ्रिक्वेंसी के फोटोन होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। wavelength of photon changes in different media, so velocity of photon in different media। मैंने आपको बताया था भाई कि वेवलेंथ बदलती है, मैंने कहा था आपको, ये देखिए डायग्राम में मैंने लिखा है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगी, बट फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो वेवलेंथ लाइट की बदलेगी, मतलब फोटोन की बदलेगी, मतलब फोटोन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, इसलिए वेवलेंथ बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगी। तो वेलोसिटी फोटोन की अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, क्योंकि लाइट की स्पीड भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, परंतु फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई पार्टिकल वेव नहीं है
कि वो निगेटिव चार्ज से मिलकर के बनी है। ये निगेटिव निगेटिव से मिलकर नहीं बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बच्चों न्यूट्रल पार्टिकल से पार्टिकल तो होता ही नहीं है, न्यूट्रल होती है, क्योंकि इसमें ना पॉजिटिव पार्टिकल है, इसमें ना निगेटिव पार्टिकल है। समझ गए ना। एक एक्सपेरिमेंट बता दूं आपको मैं कि यदि आपके पास ये कैथोड रे है, कैथोड रे किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन से। अगर कैथोड रे के पास रास्ते में आप पॉजिटिव प्लेट लगा दो तो ये जो बेचारे सीधे जा रहे थे ये बहक करके नीचे की ओर भागे आएंगे। बट यही काम अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रास्ते में करो, पॉजिटिव लगा दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये रेज अपने रास्ते में सीधी जाती रहेगी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से, पॉजिटिव फील्ड से, नेगेटिव फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फोटोन में, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। फोटोन में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन, फोटोन का डिफ्रैक्शन होता है। एंड फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने अभी अभी बताया कि ये पार्टिकल तो होते ही नहीं है, तो ना तो इनको मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ेगा ना ही इनको इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. अब चलिए चैप्टर के अंदर मेन शुरुआत करते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो, फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी या करंट, और इफेक्ट तो इफेक्ट होता ही है। फोटोन की वजह से, फोटोन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल की वजह से। और पार्टिकल कब आएंगे भैया? जब तुम वेव भेजोगे। तो अगर आप किसी सरफेस पर, किसी बड़ी ही उदार दयावान सरफेस पर, जो दयावान है, जो दे सकती है इलेक्ट्रॉन की, लियो भाई दे दिया मैंने इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप किसी भली सरफेस पर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, तो इन रेडिएशन में आने वाले फोटोन यहां बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को जोरदार किक मारते हैं और उसकी सरफेस से बाहर भगा देते हैं एनर्जी देकर के, क्योंकि फोटोन खुद h न्यू की एनर्जी लेकर के आया है, तो इसकी सरफेस से बाहर भगा देते हैं। ठीक है ना। तो इस इफेक्ट को, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं। और अगर आपने जुगाड़ से इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सटर्नल सर्किट में घुमा दिया, अगर आपने जुगाड़ से इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सटर्नल सर्किट में घुमा दिया, बल्ब लगा दिया, हीटर लगा दिया, तो आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक क्लोज सर्किट में और क्या जनरेट करके देगा? करंट। तो सनलाइट की वजह से, सनलाइट के इफेक्ट से, आपका सनलाइट की हेल्प से या फोटोन की हेल्प से, ओह यार